बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा, जैसे कि प्रीवियस टॉपिक जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, एनालिटिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ एरर, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, इट्स सोर्सेज, कंट्रोल एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, एरर्स के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ एरर्स क्या होती हैं, डिटर्मिनेट एरर एंड इनडिटर्मिनेट एरर। ठीक है, डिटर्मिनेट एरर वो थे कि जिसको हमने सिस्टमेटिक एरर का भी नाम दिया। वो एरर थे जिनकी मदद से हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते थे। हमारे जो एरर्स थे उनको हम कंट्रोल कर सकते थे अगर हम केयर करें। ठीक है, तो अब आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है कि सोर्सेज ऑफ एरर, कि एरर किस वजह से होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जिस वजह से एरर वकूफ़-पज़ीर होते हैं, अगर हम उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल कर लें, अब उन जिन बातों की वजह से, जिन कैलकुलेशंस की वजह से, जिन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से एरर्स को पजीर होते हैं, अगर उनको ओवरकम कर लिया जाए उन एरर्स को, तो वो हमारे कंट्रोल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक के अंदर बेसिकली हम दो टॉपिक को कवर करेंगे जो कि हमारे डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट एरर से रिलेटेड हैं। ठीक है, कौन सी दो बातें कवर करेंगे? एक तो ये कि सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या हैं, ठीक है, और उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कंटेंट्स। नाउ वी विल स्टार्ट सोर्सेज ऑफ एनालिटिकल एरर एंड कंट्रोल। ठीक है, एनालिटिकल एरर क्या है, उनके सोर्सेज क्या हैं और उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, दोनों चीज़ों को हम पैरेलल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन है इम्प्रॉपर सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग बेसिकली सैंपल की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई बल्क मटेरियल है, उसमें से स्मॉलेस्ट पोर्शन लें, और जो स्मॉलेस्ट पोर्शन हम लें वो तमाम जो बल्क मटेरियल है उसकी नुमाइंदगी करें। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द बल्क मटेरियल इज कॉल्ड द सैंपल। अब सोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि सोर्स ऑफ एरर क्या है। अगर हमने सैंपल प्रॉपर नहीं लिया, यानी कि इम्प्रॉपर सैम्पलिंग की है, जिस तरह से सैंपल लेने के रूल हैं, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है। अगर सॉलिड का सैंपल लेना है तो उसको होमोजेनाइज करना है, लिक्विड का लेना है उसको होमोजेनाइज करना है, गैस का लेना है, क्या रूल्स हैं, अगर हम उनके पैरामीटर्स को ऑप्ट करते हैं तो हम उसको प्रॉपर सैम्पलिंग देंगे। अगर पैरामीटर को ऑप्ट नहीं करते तो इम्प्रॉपर सैम्पलिंग कहलाएगा। ठीक है, जब हम इम्प्रॉपर सैम्पलिंग कहेंगे तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये सोर्सेज कहलाएंगे कि क्या सोर्सेज हैं एनालिटिकल एरर के। ठीक है, और जब हम इन जो पैरामीटर्स हैं, जो मेथड्स हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे सैंपल कलेक्ट करने के लिए कि गैस के लिए क्या रूल है, लिक्विड के लिए क्या रूल है, और सॉलिड के लिए क्या रूल है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, कि होमोजेनाइज करना है और रिप्रेजेंटेटिव पार्ट लेना है, सॉलिड को लेने का क्रश करना है, ग्राइंड करना है, फिर हमने ग्रॉस सैंपल के बारे में डिस्कस किया, फिर लेबॉरेटरी सैंपल के बारे में डिस्कस किया, देन एनालिटिकल सैंपल के हवाले से डिस्कस किया, यानी कि जो एनालिसिस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो सैंपल प्रॉपर अगर हम लेंगे तो हमारे एरर वकूफ़-पज़ीर नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से हम एरर जो वकूफ़-पज़ीर होते हैं उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2 है एरर ड्यूरिंग सैंपल प्रिपरेशन, कि अगर हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं कि प्रेजेंट प्लेस से जहाँ से हमने सैंपल कलेक्ट करना है, सैंपल कलेक्ट करके ले आए, लेबॉरेटरी में आके हम इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं, सैंपल को प्रिपेयर करते हैं फॉर एनालिसिस। अगर उस दौरान में कोई मिस्टेक होती है, ठीक है, तो वो जो है ये इसका सोर्स कहलाएगा कि सैंपल प्रिपरेशन के दौरान। और अगर हम इस सोर्स को, जिस वजह से हमने सैंपल को प्रिपेयर किया, वन नॉर्मल बनाना था उसको 2 नॉर्मल कर लिया, या फिर कम मिकदार 0.5 मिलीग्राम लेनी थी अकॉर्डिंग टू मेथड, और हमने 10 मिलीग्राम ले ली या 1 मिलीग्राम ले ली, तो ये जब हम ये मिस्टेक्स करेंगे ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ आवर सैंपल विच वी हैव टू बी एनालाइज, तो फिर उसके नतीजे में क्या होगा कि ये हमारा क्या कहलाएगा, सोर्सेज ऑफ एरर कहलाएगा। और जब हम इन्हीं प्रिकॉशंस पर अमल करेंगे तो ये हमारा कंट्रोल कहलाएगा। ठीक है, एरर बाय द एनालिस्ट, अगर एनालिस्ट एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है, एनालिस्ट है और वो एक्सपर्ट नहीं है, तो उसमें
जब वो सैंपल को प्रिपेयर कर रहा है या सैंपल कलेक्ट कर रहा है और सैंपल को प्रिपेयर कर रहा है, उस दौरान में जो उससे मिस्टेक्स अक्कर हो जाएंगी कि वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर पाता, तो ये एरर बाय द एनालिस्ट कहलाएंगी। ठीक है, एनालिस्ट जो कि सैंपल पर वर्क कर रहा है, जो सैंपल है हमारा, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है जिसके बारे में स्टडी करना है, हमें जानना है, उसकी कंपोजिशन मालूम करनी है, तो उसके बारे में जो वर्क करता है उसको हम क्या कहते हैं, एनालिस्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है एरर बाय द इक्विपमेंट, कि इक्विपमेंट की वजह से क्या एरर वो पजीर होते हैं। ठीक है, अगर सपोज दैट कि हमारा इक्विपमेंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, या उसे चलाने का हमें ऑपरेटर जो है उसको चला, GCMS है, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, अगर ऑपरेटर उसको चलाना नहीं जानता, उसको ऑपरेट करना नहीं जानता, तो उसके रिजल्ट में एज ए रिजल्ट क्या होगा कि एरर वो पजीर होंगे। ठीक है, तो इक्विपमेंट्स की वजह से भी एरर होते हैं, लेकिन अगर हम इक्विपमेंट्स को प्रॉपर फंक्शनल करें, उन पर उनको लिए जो रिएजेंट है उनको प्रॉपरली प्रिपेयर करें और अपना सैंपल को रन करें, देन हम रन करने से मुराद ये है कि रन जब हम करेंगे यानी कि अपने सैंपल को एनालिसिस के लिए उस इंस्ट्रूमेंट में से पास आउट करें, गुजारें, तो उसके नतीजे में अगर हमने प्रॉपर मेथड को फॉलो किया और इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल रेडी करके, यानी कि किसी किस्म का भी फॉल्ट उसमें मौजूद ना रहा, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इस एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ये इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, बेसिकली एक सोर्स बन जाएगा कि जिसकी वजह से एरर वो पजीर होता है। तो हमने इसकी अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो ये हमारे कंट्रोल ऑफ एरर में आ जाएगा कि एरर को पर किस तरह से हम ओवरकम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हम इनको कम नहीं करते, मिनिमाइज नहीं करते, तो ये बेसिकली सोर्सेज है कि किस वजह से एरर वो पजीर हो रहे हैं। देन है कैलिब्रेशन एरर। अब कैलिब्रेशन के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया। बेसिकली हम इंस्ट्रूमेंट की असेसमेंट करते हैं कि आइदर द प्रेजेंट इक्विपमेंट इज फंक्शनल और नॉट, इज डूइंग प्रॉपर फंक्शन और नॉट फंक्शनिंग, कि प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये कैलिब्रेशन एरर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिपोर्टिंग एरर। रिपोर्टिंग का कि एनालिसिस हो गया, उसके बाद जब रिपोर्ट करना है तो उस कम्युनिकेट करने में प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर पाए, कि सपोज दैट एक चीज़ का रिजल्ट आया 99% और रिपोर्टर जो है बताने वाला, एनालिस्ट है बताने वाला, तो अगर वो कह देते हैं 95%, तो बेसिकली रिपोर्टिंग एरर। अगर वो 100% कह देते हैं तो भी ये रिपोर्टिंग एरर है। तो इस चीज़ से भी हम क्या है, ये सोर्स ऑफ एरर भी है। और अगर इस चीज़ को प्रॉपरली रिपोर्ट करें, ठीक कम्युनिकेट करें, तो उसके नतीजे में हम एरर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन एरर। डेफिनेटली फार्मूलाज यूज होते हैं, नॉर्मल है, मोलर सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए डिफरेंट फार्मूलाज यूज होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के मिलीग्राम में, ग्राम में कन्वर्जन है, यूनिट्स हैं, उसमें जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कैलकुलेशंस करते हैं। जब कैलकुलेशंस करते हैं, अगर कैलकुलेशन में भी एरर को पजीर होती है तो इसको वो भी एनालिस्ट की वजह से है, तो ये भी सोर्स ऑफ एरर बनता है कि इसी वजह से एरर वो पजीर हो गई है। लेकिन अगर हम प्रॉपरली कैलकुलेट करें, प्रॉपर फार्मूलाज अप्लाई करें, मोलर है, नॉर्मल है, पार्ट्स पर मिलियन है, पार्ट्स पर बिलियन है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है लेबोरेटरी की या एनालिस्ट की जो डिमांड है, और उसके साथ साथ जिस क्लाइंट है उसकी जो डिमांड है, अगर हम उसके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरते हैं तो जो फार्मूलाज हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए और प्रॉपरली कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, एरर को कम कर सकते हैं। अगर नहीं तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, एक सोर्स है कि एरर इस वजह से हमको पजीर हो रहा है। ठीक है, 8th मंथ पे है एरर इन मेथड सिलेक्शन। मेथड सिलेक्शन, अगर हम कोई मेथड सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, अब मेथड सिलेक्ट किया और जो कि प्रॉपर नहीं था, सपोज दैट कि अगर हमने कोई प्रोसेस करना है, रिएक्शन लगाना है, रिएक्शन है वो 3 आवर्स का है, 4 आवर्स का है, 5 आवर्स का, एक टाइम डिफाइन होता है। अगर 5 आवर्स का है, अगर हम उसे 3 आवर्स देते हैं तो भी इसको हम क्या कहेंगे कि प्रॉपरली रिएक्शन हमारा रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, तो जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट नहीं बनेगी बल्कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनेगी। तो मेथड होता है कि आए क्या हम जो सैंपल कलेक्ट करके लाएं, ये गैस क्रोमेटोग्राफी में इस्तेमाल करना है, इसको अल्ट्रावायलेट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यूज़ करना है, एनएमआर में यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में यूज़ करना है, किस इंस्ट्रूमेंट में करना है या इसकी टाइट्रेशन करनी है,
अब करनी उसकी टाइट्रेशन हो और हम किसी और मेथड की तरफ चले जाएं, ठीक है। तो प्रॉपरली बेसिकली क्या होना चाहिए कि मेथड हमें प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, जो भी हमारा सैंपल है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, ठीक है। उस देन है आपके पास 9 नंबर पे एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ठीक है। एरर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट के अब हम सैंपल कलेक्ट करके लाएं, अब सैंपल जब हम कलेक्ट करके लाएं तो ट्रांसपोर्ट जब हम एक जगह से दूसरी जगह उसको मुंतकिल करते हैं तो एज ए रिजल्ट क्या होना चाहिए कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन का ख्याल करना चाहिए। मस्ट सपोज दैट लिक्विड है, अगर हम उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं करते जिसमें सैंपल कलेक्ट किए तो होप सो वो क्या हो जाएगा, गिर सकता है हैंडलिंग के दौरान, ठीक है। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि अगर वो वोलाटाइल है लाइक पेट्रोल, अगर वो वोलाटाइल वोलाटाइल मतलब जो कि रूम टेम्परेचर पर बुखारात में तब्दील हो जाए, ठीक है। अब हम सैंपल एक हॉट प्लेस से ओपन एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करके लाते हैं, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो वेपर्स में फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो फिर हम सैंपल प्रॉपर हमारे लेबॉर्ट्री में मौजूद लेबॉर्ट्री में प्रॉपरली पहुंच नहीं पाएगा, जिसकी सही मौजूदगी ना होने की वजह से हम सैंपल को एनालाइज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो उसकी ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो हम लेकर के जा रहे हैं, और उसके बाद स्टोरेज की कंडीशंस होती हैं। सपोज दैट के सॉलिड है, अगर हम किसी सॉलिड का सैंपल लेते हैं, सिलिका जेल के लेते हैं, किसी इंडस्ट्री में प्रिपेयर हो रहा है, सिलिका जेल पे प्रोसेस हो रहा है, उसका सैंपल करते हैं, परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। बेसिकली सिलिका जेल मॉइस्चर एब्जॉर्बर है। अब हम ओपन एटमॉस्फेयर में अगर हम लेकर आते हैं, जब हम ओपन एटमॉस्फेयर में लेकर आएंगे तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, हम उसको प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो कुछ सॉलिड सैंपल की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो बेसिकली हम उसको सही तरह से एनालिसिस नहीं कर सकते। इसी तरह लिक्विड है तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, वोलेटाइल हो सकता है। मॉइस्चर को एब्जॉर्बेंस का जाहिर है, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर मौजूद है तो मॉइस्चर कंटेंट्स जो है उसके साथ इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो प्रॉपरली किस तरह से हमने इसको सेव करना है बहुत मैटर करता है। इसी तरह से गैस है, अगर गैस का सैंपल है उसको हम प्रॉपरली सेव नहीं करते, किसी कंटेनर में सील्ड कंटेनर इस्तेमाल नहीं करते, तो गैस तो लीक हो जाएगी, फिर पता ही चलेगा हमारे पास गैस का। वहाँ से तो हम यानी कि प्लांट से इंडस्ट्री से सैंपल तो कलेक्ट किया हमने रेलेवेंट एरिया से, लेकिन जब एनालिसिस के लिए लेबॉर्ट्री में पहुंचे तो उसमें जो रिस्पेक्टिव सैंपल था, मुतलका सैंपल था, वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो हमने इन चीज़ों की क्या करनी है, केयर करनी होती है एनालिस्ट ने जब वो प्रोसेस कर रहा होता है, ठीक है। कि ट्रांसपोर्ट में और स्टोरेज में स्टोरेज कंडीशंस लाजमी मैटर करती हैं, लो टेम्परेचर भी रिक्वायरमेंट में आ जाता है। एरर ड्यू टू लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट, अब लेबॉर्ट्री के इन्वायरमेंट की वजह से जो एरर होता है उसको लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट एरर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कि लेबॉर्ट्री का इन्वायरमेंट टेम्परेचर, स्पेशली टेम्परेचर, मॉइस्चर, इन चीज़ों पर बेस कर रहा होता है कि टेम्परेचर की मिकदार यूजुअली स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री का जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और इसके अलावा डिमांड होती हैं एसओपीज के मुताबिक, डिफरेंट सैंपल्स के लिहाज से डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, उनके मुताबिक डिमांड होती है कि सैंपल को कितने टेम्परेचर पर एनालिसिस करना है, स्टोर करना है, लेबॉर्ट्री का कितना टेम्परेचर होना चाहिए। एसओपीज होती हैं, प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जिसके मुताबिक फॉलो करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली एरर्स के हवाले से था कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और सोर्सेज क्या हैं। तो जो चीज़ सोर्सेज हैं अगर हम उन्हीं पर ओवरकम कर लें तो वो हमारे क्या बन जाएंगे, कंट्रोल बन जाएंगे, ठीक है। और कैलकुलेशंस के हवाले से हम स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो यूज़ करते हैं डिफरेंट, जो कि हेल्पफुल रहते हैं और एरर्स को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स हैं स्टैटिस्टिकली जिनको हम अप्लाई करते हैं, तो उनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है मीन और एवरेज, ठीक है। मीन और एवरेज से क्या मुराद है, जैसे कि हम जानते हैं कि एवरेज से मुराद बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उनको सम अप करते हैं, और सम अप करने के बाद नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देते हैं। जितनी वैल्यूज होती हैं उनको जमा करते हैं, जमा करने के बाद उनकी तादाद जितनी होती है उस पर क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से हमें क्या मालूम हो जाता है, एवरेज मालूम हो जाता है, ठीक है। इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द रेप्लिकेट मेजरमेंट्स, रेप्लिकेट मेजरमेंट्स के हवाले से कि जो जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उसमें बार बार जब हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो वो रेप्लिकेट मेजरमेंट्स कहलाते हैं। देन डिवाइडिंग बाय द
नंबर ऑफ मेजरमेंट, तो उनकी तादाद में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर कि हमारे पास को हमने कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये 3 वैल्यूज मौजूद हैं। फर्स्ट टाइम में ये 15.67 आती, सेकंड टाइम में 15.69, थर्ड टाइम में 16.03। जब हम इनको सम अप करेंगे, सम अप करने के बाद ये समीशन का सिंबल है, तो ये बराबर है 47.39। तो डिवाइड हमने किस पर किया है, 3 पर डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ रहा है 15.80। ठीक है, ये कहलाएगा एवरेज। इसको मीन भी कहते होते हैं, और इसको किससे जाहिर करते हैं, एक्स बार से जाहिर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन यूजुअली मिड वैल्यू भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्मॉलर टू द लार्जेस्ट वैल्यू। सबसे पहले जो भी हमारे पास डाटा मौजूद होता है, रॉ डाटा जो भी मौजूद होता है, रॉ डाटा मतलब कि बेसिक इब्तिदाई डाटा जो हमें ऑब्टेन होता है एक्सपेरिमेंट करने के नतीजे में, जो वैल्यूज आती हैं, उन सब को बेसिकली पहले तरतीब करना है। तरतीब कैसे लगाना है, अरेंज किस तरह से करना है, स्मॉलर वैल्यू से लार्जेस्ट वैल्यू की तरफ जाना है। फॉर एग्जांपल, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये वैल्यूज बेसिकली अरेंज्ड ही हैं। तो ये 15.67, उसके बाद 15.69, 16.03, इनको अरेंज किया होगा। इसी तरह से आगे भी वैल्यूज अरेंज है, तो ये पहले अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद दो चीजें हैं, एक ऑड नंबर वैल्यूज बन रही हैं कि उनकी तादाद ऑड बनती है या इवन बनती है। अगर ऑड बनती है तो उस केस में क्या करेंगे हम, जैसे ऑड है तो ऑड के केस में हम क्या करेंगे, 15.67 है, 15.69 और 16.03, तो इनकी जो मिड वाली जो वैल्यू होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये मीडियन 15.69। फिर उसके बाद अगर इवन नंबर है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 वैल्यूज हैं, तो इसमें जो सेंट्रल वाली जो दो वैल्यूज होंगी, इनका हम क्या कर लेंगे, एवरेज फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि इन दोनों को जमा करेंगे और 2 पर डिवाइड कर देंगे, इससे क्या मालूम हो जाएगा, हमें एवरेज मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको हम मीडियन का नाम देंगे। देन थर्ड वन पर है मॉड। ठीक है, मॉड में क्या होता है, मॉड बेसिकली नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ गिवन सेट ऑफ डाटा। ठीक है, कि हमारे पास कोई भी डाटा मौजूद है और उसमें कोई वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो, तो उसको हम क्या कहते होते हैं, मॉड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, जैसे कि हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं, इनमें कौन सी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट हो रही है, ज़्यादा बार 15.69 यहाँ पर भी आई, फिर इधर भी आ रही है और इधर भी आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉड कहलाएगा। ठीक है, ये 15.69 मॉड कहलाएगा। रिमेनिंग उसके बाद है डेविएशन। ठीक है, डेविएशन की तरफ चलते हैं। डेविएशन के हवाले से जी बच्चों, नेक्स्ट वन है डेविएशन। ठीक है, डेविएशन में क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल वैल्यू एंड द मीन वैल्यू। अब इंडिविजुअल वैल्यू से मुराद सिंगल वन वैल्यू और एवरेज, जितनी भी हमारी वैल्यूज होती है उनकी एवरेज। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर 15.67 एक वैल्यू, 15.69, 16.03, इनका हमने सम फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने क्या इनका फाइंड आउट किया, एवरेज या मीन निकाला, तो 15.80 है। तो इसमें क्या होगा कि इंडिविजुअल वैल्यू यानी कि 15.67, ये इसका फार्मूला यहाँ पर मेंशन है, इंडिविजुअल वैल्यू 15.67 जो कि हमारी पहली वैल्यू थी यहाँ पर। ठीक है, ये 15.67 है, उसके बाद एक्स आई माइनस एक्स बार है, तो 15.67 में से ये जो हमने मीन फाइंड आउट किया था, जो हमारे पास रॉ डाटा मौजूद था, जो वैल्यूज मौजूद थी एक्सपेरिमेंटली एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिए हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो एवरेज फाइंड आउट की थी वो 15.80 जो है वो मीन बनता था। तो इसमें से 15.67 माइनस 15.80 यानी कि एक्स बार से मुराद मीन है, इसमें जब माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.13, तो ये कहलाएगा डेविएशन। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन इज इक्वल टू डेविएशन। ठीक है, उसके बाद है स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज द, जब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे डेविएशन का, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द डेविएशन एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। अब ये डिपेंड करता है, ये देखें, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द डेविएशन डिविजिबल बाय द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कि कितने एक्सपेरिमेंट्स हैं, कितने वैल्यूज हैं, तो उस पर हम नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करने से पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को बेसिकली 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। एक डिटरमिनेंट, एक है इनफिनिट
स्टैंडर्ड डेविएशन और एक फिनिट है। जो इनफिनिट है उसमें क्या करते हैं, एन को एज सच ले लेते हैं, उसमें से कुछ वैल्यू भी मिनिमाइज नहीं करते और हम उसे सिग्मा से जाहिर करते हैं। ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू समीशन एक्स आई यानी कि इंडिविजुअल वैल्यू माइनस न्यू यानी कि एवरेज वैल्यू, इसका हमने स्क्वायर ले लेना है और डिवाइडेड बाई एन कर देना है। ठीक है, और ये है किसके लिए, इनफिनिट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट के लिए, इनफिनिट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। सेकंड वन पे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर फिनिट सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट। फिनिट सेट से मुराद ये होगा कि अगर वैल्यूज लेस देन 30 हैं अप्रोक्सीमेट, 30 से वैल्यूज कम आ रही हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर 3 वैल्यू के एक्सपेरिमेंट किया कि 3 वैल्यू की, अगर यही वैल्यूज अगर लेस देन 30 होंगी तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे फिनिट डाटा। अगर मोर देन 30 हो जाएंगी अप्रोक्सीमेट तो फिर हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, इनफिनिट डाटा कंसीडर करेंगे। ठीक है, उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला मौजूद है, S इज इक्वल टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार ओवर एन माइनस 1। ठीक है, इसमें से अगर लेस देन 30 है तो माइनस 1 करेंगे। तो ये हमने फाइंड आउट किया था एक्स आई माइनस एक्स बार, ये देखें आप एक्स आई माइनस एक्स बार, ये इधर से 0.13 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो ये क्या आंसर आ जाएगा 0.0169, फिर 0.11, उसका आंसर आएगा 0.0121 और इसी तरह 0.3 का स्क्वायर लेंगे तो 0.0529 आ जाएंगे। तो समीशन बराबर है 0.0819। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार यानी कि इंडिविजुअल वैल्यू माइनस मीन वैल्यू, उसका स्क्वायर लिया है। ठीक है, तो वो क्या आंसर है 0.0819। अब 3 माइनस 1 करेंगे क्योंकि कितनी वैल्यूज थी हमारे पास, यहाँ पर 3 वैल्यूज है, तो n की जगह नंबर ऑफ वैल्यूज 3 है, 3 में से हम 1 को माइनस किया तो 2 बच जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0.20 आगे g लिखा हुआ है ग्राम, वो जो भी यूनिट होगा आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद है रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम एवरेज यानी कि मीन पर डिवाइड कर दें, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, तो उसको हम कहते होते हैं रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। तो इसको परसेंटेज एस आर एस ओवर एक्स बार है ये। ठीक है, एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0.20 डिवाइडेड बाय 15.80 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1.26% आ जाएगा। उसके बाद है वेरिएंस, कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है अगर इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, वेरिएंस कहलाएगा। स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है उसको हम क्या कहते होते हैं, वेरिएंस कहलाता है। तो वेरिएंस इज इक्वल टू एस का स्क्वायर बराबर है 0.20 का स्क्वायर बराबर है 0.040। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस किया और कंट्रोल के साथ साथ सोर्सेज ऑफ एरर को डिस्कस किया। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का जो यूज़ है एरर को मिनिमाइज करने में, तो उसमें हमने मीन को डिस्कस किया, मॉड को डिस्कस किया, मीडियन को डिस्कस किया, डेविएशन को डिस्कस किया, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस किया है, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद वेरिएंस को डिस्कस किया है, और वेरिएंस के बाद हमने साथ में रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को या परसेंटेज रिलेटिव स्टैंडर्ड डेविएशन को भी डिस्कस किया है। इस हवाले से बच्चों आज के लेक्चर में कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई बात पूछनी हो तो फ्रैंकली आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास दोनों सोर्स हैं, यूट्यूब वाला भी सोर्स मौजूद है और एज वेल एज कॉलेज की तरफ से भी आप इनबॉक्स कर सकते हैं। और सोर्स आपको मटेरियल जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री की बुक प्रोवाइड कर दी थी, तो उससे भी आप कंसर्न कर सकते हैं, और जो रिकमेंडेड बुक्स है उसकी डोमेन में रहते हुए ही हम कोर्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इसके अलावा फर्दर अगर आपको किसी भी किस्म के बच्चों को कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो, यू कैन इजीली आस्क टू मी वेरी फ्रैंकली। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।